हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। घर में खुशहाली होगी, आप सब अच्छे होंगे। अभी एक मामला संज्ञान में आया है। एक मैटर उठा हुआ है कि मालती के केस में गोलू को गिरफ्तार किया गया है। तो एक्चुअल में मैं अपना पक्ष रखना चाहता था, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था कि सही हुआ है या गलत हुआ है, या फिर उस समय कैसे कैसे उनको पुलिस के सामने पेश आना चाहिए था। मैं बेसिक बात ही करूँगा, मेरा किसी को लेकर के कोई कमेंट नहीं है। मैं बस जिस ध्येय से यूट्यूब पे आया हूँ मैं उसी के लिए आपको गाइड करूँगा कि एक्चुअल में उस सिचुएशन में हमें करना क्या था और कैसे करना चाहिए था और क्या गलत किया, है ना। देखिए, मालती के केस में आपने जो एफआईआर होनी थी वो एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें कुछ और नाम मुजरिम के ऐड करवाने थे। तो जाकर के गोलू एंड जो भी लोग हैं वो अपना वहाँ पे जाकर के जा रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस वालों से कि आप वहाँ पे हमारे जो और भी अपराधी हैं या जो भी मुजरिम और हैं आप उनका भी नाम ऐड करिए। देखिए, होता क्या है कि जब पुलिस प्रशासन, आप जब एक बार एफआईआर दे देते हैं, आपने एक बार एफआईआर दे दी तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का काम शुरू होता है। पुलिस प्रशासन का काम क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए आप, जो उनसे गलती हुई है जिस वजह से वो गिरफ्तार किए गए हैं, वो चीज़ों को आपको समझना होगा कि गिरफ्तार क्यों किया गया। देखिए, पुलिस का जो काम है वो पुलिस का काम है, पहला शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपका जो उनका अधिकार क्षेत्र है, एक थाने के अंदर जो भी एक अधिकार क्षेत्र आता है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का जो काम है वो है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा, अगर कोई घटना होती है, पहला काम हो गया कि शांति व्यवस्था को आप बनाए रखिए। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी घटना होती है तो पुलिस का काम है कि घटना हो गई और उस समय जो एफआईआर होती है, तो एफआईआर होगी। देखिए, घटना हो जाए तो या जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि उसे भी कोई इंटीमेशन चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी इंटीमेशन चाहिए कि यह घटना हुई है। अब घटना हो गई, पुलिस प्रशासन का काम क्या है कि पहले वहां पे शांति व्यवस्था बनाए। दूसरा, पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ इतना है कि एफआईआर लेकर के जो मुजरिम हैं उनको पकड़े, उसके बाद पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और साक्ष्य जुटाए। ठीक है, यहां तक साक्ष्य जुटाना है। साक्ष्य जुटाने के बाद अब काम आता है कि उनको दंडित किया जाए। तो दंडित करने का काम है माननीय न्यायालय कोर्ट का है। त्रिस्तरीय कोर्ट है हमारे यहाँ। समझना होगा हमें, जैसे छोटी मोटी अगर धाराएं होती हैं, छोटी मोटी मतलब लड़ाई झगड़े की, तो एसडीएम लेवल पे या तहसीलदार लेवल पे निपटा ली जाती है, क्योंकि वो उतनी बड़ी धारा नहीं होती है, तो वहां तक निपट जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई केस है तो केस को खत्म करना, मतलब केस में आपको किसको सजा होनी है किसको नहीं होनी है, सजा सुनाना, ये काम पुलिस का नहीं है। ये काम पुलिस का नहीं है, मतलब ये माननीय न्यायालय कोर्ट का काम है कि सजा किसको होनी है। और इसमें जांच पड़ताल होती है प्रॉपर तरीके से हमारी आपकी भाषा में तारीख होती है, और माननीय न्यायालय पूरे मामले को सुनते हैं। पूरे मामले को सुनने के बाद उनका जो भी कंक्लूजन होता है वो उस कंक्लूजन पे जाकर के करते हैं। अब इनसे गलती क्या हुई कि आप जा रहे हैं और बीच में नाम ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, नाम ऐड कराना चाहते हैं, हर चीज का अपना एक अधिकार क्षेत्र है। हर पुलिस प्रशासन का, चाहे कोई भी प्रशासन हो, काम करने का तरीका है, हमें उसको समझना चाहिए। आपको नाम ऐड कराने थे, मैं मानता हूं, चलिए वो दोषी हैं नहीं हैं जिन लोगों के आपको नाम ऐड कराने थे,
लेकिन आपका काम ये बनता था कि अब आप देखे हो कभी कि कोई पकड़ा जाता है तो उसका पहला लफ्ज होता है कि हम पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे, पुलिस प्रशासन की जांच में हम सहयोग करेंगे। तो हम जांच में सहयोग करने का मतलब ये होता है कि जब उस समय पुलिस प्रशासन को हम सहयोग करेंगे, नॉर्मली आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं, या फिर आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी होती हैं। उसका मतलब ही यही होता है कि जो भी मुजरिम छूट गए हैं, देखिए होता क्या है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो माननीय न्यायालय कोर्ट हो, जब तक फाइनली सॉल्यूशन नहीं आ जाता है, जब तक आपका कोर्ट से जब तक पूरी की पूरी कड़ी में, अब देखिए कोई भी घटना हुई है तो उसका कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ तक आई है, ये सारे साक्ष्य पुलिस को या प्रशासन को माननीय न्यायालय कोर्ट में पेश करने होते हैं। तो इस बीच में जो भी मुजरिम रहेगा वो पकड़ा जाएगा। तो ठीक है, हम अगर पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप जो भी मुजरिम हैं आप उनको पकड़िए, तो हमें ना तरीके से पेश आना होता है और हमें तरीके से ही रिक्वेस्ट करनी होती है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। देखिए हम अपने साथियों को ये बताना चाहते हैं कि हमें ना नॉलेज रखनी होगी, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की नॉलेज रखनी होगी और तसल्ली से काम करना होगा। क्योंकि देखिए माननीय न्यायालय कोर्ट सारी कड़ियाँ जोड़ते हैं, सारा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये जो गलती हुई है कि पुलिस प्रशासन को एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना होता है और एक एक पॉइंट, एक एक साक्ष्य वो सबमिट करते हैं, बिकॉज उनको भी माननीय न्यायालय कोर्ट में प्रॉपर तरीके से सारा केस उन्हें देना होता है, सारे साक्ष्य देने होते हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आस्किंग रहती है और सारी चीज़ें साक्ष्य हर तरीके से देने होते हैं। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ या फिर यही मैं कहना चाहूँगा कि हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने साथियों के लिए अगर लड़ते हैं तो हमें तरीके से काम करना होगा, पुलिस प्रशासन को साथ में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए। और रही बात, अब बात कर लेते हैं हम इससे निकलने की, कि अब ठीक है, हो गया जो भी होना था, तो अब हम आगे इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए भारत की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्षमा याचना मांगने वालों को जगह हमेशा दी जाती है। तो मैं वही कहूँगा कि ठीक है, जो भी हुआ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जो भी हुआ, लेकिन हमें अब आगे जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हम क्षमा याचना मांग सकते हैं, हम क्षमा याचना के लिए बोल सकते हैं। तो हमारे ऊपर जो कार्रवाई है वो माननीय न्यायालय कोर्ट उसमें कहीं ना कहीं ध्यान देती है कि आपने क्षमा याचना के लिए पत्र दिया है या क्षमा याचना के लिए आपने रिक्वेस्ट की है, तो आप क्षमा याचना मांगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाती है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा। दूसरा बस एक छोटी सी लाइन और थी कि मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था कि देखिए हम और आप अगर नॉलेज का गैप अगर रखेंगे, हम आप अगर नॉलेज नहीं रखेंगे इन चीज़ों को लेकर के जो हमारी रोज़मर्रा में ज़रूरत है, तो होगा क्या कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही कंपनी में अगर मेरे हिसाब से 100, मान लीजिए कि 100 लोग भी काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में, तो कोई डायरेक्टर होता है, कोई सीनियर मैनेजर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई आपका लेबर क्लास होता है, तो सबकी ना सैलरी डिफरेंस होती है। ठीक है, एज मेरे हिसाब से सबकी आपको सेम मिल जाएगी, लेबर की भी एज हो सकता है कोई इंसान उसमें 40 साल का हो, डायरेक्टर मैनेजर भी 40-45 साल का हो। तो उसमें क्या होता है कि देखिए मैटर क्या करता है, मैटर सिर्फ नॉलेज करता है। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि मैटर सिर्फ नॉलेज करता है। ठीक है, तो नॉलेज के हिसाब से पैसा मिल रहा है ना, लेकिन कभी कभी हमारी आपकी लाइफ में सबके साथ होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी नॉलेज से ज़्यादा पैसा मिल जाता है। नॉलेज से ज़्यादा हमें जब पैसा मिल जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस लायक हो गए। अच्छी बात है, आपको नॉलेज से ज़्यादा पैसा मिल गया
तो जब आपको नॉलेज से ज़्यादा पैसा मिलने लग जाए तो फिर आपको उस नॉलेज पे, मतलब हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम उस नॉलेज तक पहुंच सकें, हमें वो उस लेवल की नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो हमें अब ये ध्यान रखना है आगे से कि हमें विदाउट नॉलेज कोई काम नहीं करना है। बाकी सबकी अपनी मर्यादाएं हैं। भारत में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं, संस्थाएं छोड़िए, लोग छोड़िए, संविधान को आप ध्यान रखिए, हमारे देश के संविधान को आप ध्यान रखिए। सबकी अपनी एक मर्यादा है, सबके अपने एक रूल्स हैं, हमें रूल्स में रह कर के काम करने चाहिए। थैंक यू, बस यही बोलना था आपसे। खुश रहिए, परिवार के साथ स्वस्थ रहिए।